तो लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन के दो मेथड्स देख लिए थे। आज जो बाकी मेथड्स हैं उनको पूरा कराने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे काफ़ी सारा। चलो आज शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि कोई भी इंटरनल फोर्स हो वो इंडिविजुअल बॉडी पे पॉजिटिव वर्क कर सकता है, नेगेटिव वर्क कर सकता है, जीरो वर्क कर सकता है। लेकिन सिस्टम पे उसका वर्क डन जीरो होगा और इसी बात का फ़ायदा उठा के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। उसी में हमने लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिया था। अगर आप चाहो तो और हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे चाहो तो ये भी करके देख लो। जैसे ये है। और देखो, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये है रॉड वन। तो आप एज्यूम कर लो कि ये वाली बॉडी अगर इधर वी नॉट से जा रही है, ये वाली बॉडी अगर वी नॉट से जा रही है, इस वाले का डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगा? ट्राई करो जरा। अभी सिर्फ मेथड नंबर टू लगाना है आपको।
अरे आ गया क्या? देखो, तो समझ में आ रहा है कि अगर हम एफबीडी बना ले थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल अपना काम का है, ये नॉर्मल इधर, ये नॉर्मल इधर। वैसे ही ये नॉर्मल भी एन ही आएगा, क्योंकि एंगल वगैरह सेम है, सेम आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि एन का इधर वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक पे वर्क करेगा, इसका नाम वन कर देते हैं, तो इसका नाम भी वन ही करना होगा। वेलोसिटी सेम है। इस एन, इस बॉडी पे एन का ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा। तो आप देख लो, दिख रहा है ये वाला एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो एन का ये वाला कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा एन साइन थीटा। हाँ, इस बॉडी पे अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि ये अगर थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एन का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है। तो अब साफ समझ में आ रहा है कि इस पे एन साइन थीटा का जो वर्क आएगा वो आएगा एन साइन थीटा इंटू x1, लेकिन ऐसा दो बार है। इस पे अगर ध्यान से देखो तो टू एन कॉस थीटा ऊपर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा, टू एन कॉस थीटा इंटू x2, दैट मस्ट बी जीरो। एन से एन काट दो और टू से टू भी काट लो, तो आप देखोगे आ जाएगा x2 इज इक्वल टू
x1 tan थीटा यानी v2 इज इक्वल टू 1 tan थीटा। ठीक है ना। तो बड़ा, अब जैसे क्या होता है ना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कहते हैं सर अब ये काम नहीं करेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वर्चुअल वर्क बहुत अच्छे से काम करता है, बस आपको समझना है कि लगाना कैसे है। आधी अधूरी जानकारी रखोगे तो फिर ये नहीं लगेगा आपसे। कैसे, देखो हम बताते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में देखते ही आएगा कि नहीं सर यहाँ तो वर्चुअल वर्क काम ही नहीं करता है। रुको। देखो, नोट कर लो डायग्राम। अब शुभम देखते ही बोल रहा होगा कि हाँ यार ये सब प्रॉब्लम तो पहले हम लोग नहीं लगाते थे इससे।
तो आज मैं आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना और सीखना। नोट कर लो इसको पहले। नाम कुछ रख देते हैं, हाँ, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। ये वन, ये टू। तो बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, जब भी हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे ना, तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जब आप वन के लिए काम करते हो ना, तो आप वन के लिए काम टू पे बैठ के करते हो। क्योंकि ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वन के पास एक नहीं, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या फिर एक्सलरेशन होगा। Acceleration of one can be written as acceleration of one with respect to two plus acceleration of two। देखो टू की तो मजबूरी है कि वो आगे ही जा सकता है, तो और कोई उपाय तो है नहीं। लेकिन जब आप टू पे बैठ के वन को देखोगे, तो जैसे आप टू पे बैठ गए, इसका मतलब टू तो आपके लिए रुक गया। तो जैसे ही टू आपके लिए रुक गया, तो वन किधर जाता हुआ नजर आएगा आपको? मतलब मुस्कान, यहाँ टू की मजबूरी है कि आगे जाएगा, तो वन तो नीचे आएगा ना। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो हम कह रहे हैं नीचे, ये कौन है? ये एक्सलरेशन ऑफ वन नहीं है, ये एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू है। और वन का जो नेट एक्सलरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इधर एंगल पे टिल्टेड आएगा, हम उस पर अभी नहीं जा रहे। अब ध्यान से देखो, सिखा रहे हैं हम। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर इसका एक्सलरेशन ए है, तो इसका टू के रेस्पेक्ट में एक्सलरेशन क्या होगा? और वन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट एक्सलरेशन क्या होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब शुभम बोल रहा होगा सर यहाँ तो वर्चुअल वर्क काम ही नहीं करता, हम लोग पहले ही छोड़ दिया करते थे। शुभम बोल। पहले जैसे ही तुम ये सब देखते हो, के बोलते हो ये सब वर्चुअल टेंशन वाले कॉन्सेप्ट से नहीं होना है, लेकिन आज हम बता रहे हैं तरीका। नहीं, अभी की बात नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ, पुराना एक्सपीरियंस। तो आज जो तरीका बता रहे हैं ना, एकदम ध्यान से सुनना, बड़ा यूनिक तरीका है। हमने क्या किया, हम टू पे आके बैठ गए। ठीक है, हम टू पे बैठ के इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो करेंगे। अब ध्यान से सुनना, बहुत ट्रिकी बात है ये। मुझे एक बात बताओ, जब आप टू पे बैठ गए तो आपके लिए टू तो गया रुक, टू चलने वाला नहीं है अब। लेकिन क्या ये पुली आपको भागता हुआ दिखाई देगा? रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी। तो ये पुली आपको किधर भागता हुआ दिखाई देगा, बताओ तो पहले। मान लो इसकी इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एक्स, या एक्स टू कर देते हैं चलो। मुझे बताओ ये पुली इस आदमी के रेस्पेक्ट में कितना भागेगा? वही एक्स टू भागेगा, लेकिन भागेगा टूवर्ड्स इधर। और ये वाला भी वही। बोलो। और इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा है? वन। नीचे।
लेकिन ये जो है ध्यान रखो, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। बोलो। अब कुछ नहीं है, वर्क डन लिख देंगे, एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो जरा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, इस आदमी के हिसाब से टेंशन का वर्क डन टू पे कितना होगा? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टेंशन का वर्क डन टू पे कितना होगा? तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। मैं डूब जाना बेटा। हेलो। क्लास में था, आपको क्लास की बात करते। ठीक ठीक। देखो, तो टेंशन का वर्क डन इस ब्लॉक पे तो हो गया जीरो। अब मुझे बताओ, टेंशन का वर्क डन इस पुली पे कितना होगा? टी इंटू एक्स टू। और टेंशन का वर्क डन इस पुली पे भी उतना ही होने वाला है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो। और टेंशन का वर्क डन इस पे अगर देखोगे तो समझ में आ रहा है कि नेगेटिव में होने वाला है। तो माइनस टी इंटू x1 2 इज जीरो। देखो बड़ा अच्छा रिलेशन आ गया भाई। मतलब अगर ये वाला ब्लॉक x अमाउंट से आगे बढ़ेगा तो ये वाला इसके रेस्पेक्ट में 2x अमाउंट से नीचे जाएगा। तो अगर इसकी एक्सलरेशन a है तो इसका एक्सलरेशन 2 के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 2a। अगर a2 की वैल्यू a है तो एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू इतना इज 2a और डायरेक्शन है डाउनवर्ड। बच्चा बोला सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ ना वन का एक्सलरेशन, तो आ गया देख लो आंसर। acceleration of one can be written as acceleration of one with respect to 2 plus acceleration of 2। acceleration of one with respect to 2 इधर की तरफ है 2a, और a2 इधर है। तो समझ में आ रहा है कि नेट एक्सेशन कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, सब पता चल रहा है, देख लो। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखो। तो आंसर समझ में आ रहा है कि a√5 आ जाएगा। और ये एंगल वगैरह अगर निकालना है तो दिख रहा है कि tan अल्फा जो है वो 2 आ जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इस बार करके दिखाओ मुझे आप। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना भी। देखो कि इसके मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, और ये वैसे क्वेश्चन है जो लॉज ऑफ मोशन में बच्चों को नॉर्मली परेशान करता है।
देखो, थीटा की वैल्यू को ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट में आप फाइंड करें एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और दूसरे पार्ट में आप फाइंड करें एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो फाइंड करो। फटाफट जरा ट्राई करो अच्छे से एकदम। फटाफट ट्राई करो अच्छे से। इत्तेफाक से डेटा बड़ा अच्छा सेट हो गया है। बाकी भी ट्राई करो जल्दी जल्दी। हाँ जी, फटाफट ट्राई करो। देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो अगर आप इंक्लाइन पे बैठ के काम करो, है ना, तो इंक्लाइन पे बैठ के अगर काम करोगे तो क्या होने वाला है? अगर ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि टेंशन का, चूंकि ये तो अब रुक गया है, तो टेंशन का वर्क डन इस ब्लॉक पे तो होना है नहीं। लेकिन जब इस पे आके आप बैठ गए तो आपको लगेगा कि ये पुली भाग रहा है।
अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट का नाम x1 कर दें तो ऐसा लगेगा कि ये लोग x1 से भाग रहे हैं। जैसे ट्रेन में होता है ना, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगता है कि पेड़ पौधा पीछे भाग रहा है, ठीक वही कहानी है। और समझ में आ रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक सिर्फ आपको इधर जाता हुआ नजर आएगा। ये है स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू। बस टेंशन का फैक्टर लगा तो दिख रहा है टी एक्स टू, और एक्स वन माने थे क्या? तो टी एक्स वन इंटू टू माइनस टी इंटू एक्स एम डब्ल्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स एम डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 2x1। दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज आ गया 2a1। a1 इज a, लिख दो लाके 2a, खेल खत्म। यानी इंक्लाइन पे बैठ के जब स्मॉल एम को देखोगे तो वो इधर भागता हुआ नजर आएगा विथ एन एक्सलरेशन 2a, और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल 60 का होगा। लेकिन जब स्मॉल एम का एक्सलरेशन आप देखोगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो स्मॉल एम का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सलरेशन ऑफ वेज। तो एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज है इधर, वैल्यू है 2a एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। और वेज का एक्सलरेशन है इधर, वो भी a, तो दोनों का रिजल्टेंट चाहिए होगा। तो 2a का इधर वाला कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि a आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट, तो नेट आ जाएगा इधर। बड़ा अच्छा आंसर है। मतलब ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से आपको लगेगा कि स्मॉल एम नीचे आ रहा है, वो भी एक्सलरेशन है √3 है। अरे बात समझ गए क्या? ये सबसे होना चाहिए था, क्या था रे इसमें? चलो एक थोड़ा सा मुश्किल वाला एक बना देता हूँ, तो इसी में ही बना देते हैं, ठीक है? तो फिर हमको दोबारा सब बनाना पड़ेगा। इसी में ही बना देते हैं, हटा देते हैं। काम कर छोड़ देते हैं। छोड़ो, पूरी बना देते हैं, लो। ये वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन है जो अभी हम बताने जा रहे हैं।
चलो ट्राई करो। अगर इसका एक्सलरेशन ए नॉट है तो वन का एक्सलरेशन टू के रेस्पेक्ट में निकालो, और फिर वन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो। दिस एंगल इज थीटा। चलो शुरू हो जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फटाफट फाइंड करे, एकदम आसान तरीका बता दिए, अब इससे आसान तरीका क्या बता रहे। देखो, जब आप टू पे बैठ के काम करोगे तो समझ में आ रहा है कि अब टू का तो कोई डिस्प्लेसमेंट होना नहीं है, लेकिन हाँ, ये दीवार, ये पुली हमको भागता हुआ नजर आएगा। कितने से? तो इसका नाम x2 कर देते हैं। तो आओ लिखते हैं। और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक की मजबूरी है कि इधर भागता हुआ नजर आएगा, ये x12 नाम रख देते हैं। और टेंशन का वर्क डन लिख लो फिर, तो अब तो हो ही गया। तो यहाँ वाले टेंशन का वर्क डन प्लस में आ जाएगा tx2, और इस वाले टेंशन का वर्क डन जो आ जाएगा वो आएगा प्लस tx2 cos थीटा, और इस वाले टेंशन का वर्क डन आ जाएगा माइनस t into x12। तो आप देख सकते हो कि x12 बिकम्स x2 टाइम्स ऑफ 1 + cos थीटा, यानी a12 इज a2 टाइम्स ऑफ 1 + cos थीटा।
अब बस एक डायग्राम बना लो। A1 कैन बी रिटन एज A12 प्लस A2। अब साफ समझ में आ रहा है कि आपका A12 है इधर, जिसकी वैल्यू है A टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा। और A2 आपका है इधर, वो भी A। अब आप समझ रहे हो, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। रिजल्टेंट आ गया तो वन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ये वाला ट्राई कर लो जल्दी जल्दी, ये सबसे होना चाहिए। बुक में आप देखोगे जहां पे भी ये मेथड आएगा ना, वो लोग अपना सॉल्व करने का स्टाइल ही चेंज कर देगा। लेकिन वर्चुअल वर्क यहाँ भी लगता है, तो दिक्कत क्या है ना, लोग वर्चुअल वर्क को अच्छे से समझते नहीं है। फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा। हाँ जी छोटा जी, आज तो बहुत दिन के बाद क्लास में आया है। तो सही किया है। अरे मुस्कान, जल्दी ट्राई कर। युवराज, हो गया क्या। देखो, फिर वही कहानी है। जो भी मुश्किल था ना, आज मुश्किल के लिए मैंने आपको एक समाधान ढूंढ दिया है। यहाँ बैठ के काम कर लो तो दिख रहा है कि भैया ये तो चलेगा नहीं, दीवार चलने लगेगा। अगर ये x1 या x2 से चल रहा है तो ये x2 से भागता हुआ दिखेगा। तो टेंशन का वर्क जो दीवार पे होगा वो हो जाएगा Tx2। और जो इस पे होगा वो होगा -Tx12, दैट मस्ट बी जीरो। दिख रहा है कि x12 मस्ट बी इक्वल टू x2, यानी A12 मस्ट बी इक्वल टू A2, जो कि A0 के इक्वल है। एंड वन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा A12 प्लस A2। A12 है नीचे की तरफ, इतना है तो A0 है। और A2 इधर की तरफ है, वो भी A0 है। तो समझ में आ रहा है कि जो नेट आएगा वो A0 रूट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आओ एक दो और प्रैक्टिस करा देते हैं। अभी तो समझ लो, मेथड नंबर 3 और 4 तो आया ही नहीं है अभी। हम्म।
देखो, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। ये अपना ग्राउंड है। ये अगर ए नॉट से भाग रहा है, फिर वही क्वेश्चन है, ब्लॉक का एक्सलरेशन वेज के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। चलो शुरू हो जाओ। ट्राई करो फटाफट जरा। फटाफट ट्राई कर लो। अब समझ गए हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बस नया बात है ना, तो नया बात समझाने में दिक्कत नहीं है। ए नॉट माइनस ए कॉस अल्फा। हाँ सही लग रहा है, हाँ सही है, सही। दूसरा ट्राई कर लो। अब कुछ भी कर दे भैया, हमारा सब काम जो है बड़े आसानी से हम लोग कर पाएंगे। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ टेंशन, बस लगाने का आपको टेक्निक आना चाहिए। एक ही कॉन्सेप्ट से लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल देखता हूँ, अगर होगा तो कल ले लूंगा।
जल्दी जल्दी ट्राई करो। 2 4 कंस्ट्रेंट और समझा देते। देखो, यहाँ तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप यहाँ बैठ के काम करेंगे तो ये तो रुक गया, ये चल नहीं रहा है, तो इस पर टेंशन का वर्क डन होना ही नहीं है। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर भागता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम मैंने x12 कर दिया है, और इसका नाम मैंने x2 कर दिया है। तो ये रुक गया, तो दीवार भागता हुआ नजर आएगा विथ इन डिस्प्लेसमेंट x2, तो टेंशन का वर्क डन आ जाएगा tx2। ठीक है ना, और इधर आ जाएगा -t × x12, दैट मस्ट बी 0। तो x12 की वैल्यू x2 के बराबर आ जाएगी, यानी a12 अपना a0 आ जाएगा। और फिर तो समझ में आ ही रहा है कि एक्सलरेशन ऑफ वन कैन बी रिटन एज एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू प्लस एक्सलरेशन ऑफ टू। वन का एक्सेशन टू के रेस्पेक्ट में इधर है a0 एंड दिस एंगल इज अल्फा, और एक एक्सेशन इधर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि आंसर आएगा a0 माइनस a0 कॉस अल्फा आई कैप प्लस a0 साइन अल्फा माइनस जी कैप। खेल खत्म। वैसे ही यहाँ पे आ जाओ तो ये थोड़ा अच्छा, ये टिल्टेड रस्सी आएगा ना, वो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ रहा है, ये एंगल भी थीटा है, इस पे आके बैठोगे आप तो दीवार आपको इधर भागता हुआ नजर आएगा। मैंने इसका नाम कर दिया है x2, तो ये भी x2 हो जाएगा। तो टेंशन का वर्क डन यहाँ पे दीवार में आएगा t cos थीटा इंटू x2, और यहाँ टेंशन का वर्क डन आ जाएगा -t दैट मस्ट बी 0। तो x12 की वैल्यू आ गई x2 cos थीटा, यानी a12 इज a2 cos थीटा। अब समझ में आ रहा है, a12 आ गया, ये सब पता है, तो दो डायग्राम बनेंगे, एक इधर आ जाएगा a12 का, ये आ जाएगा a2 का, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। चलो, तो ये तो था हमारा कैसे हम टेंशन का वर्क डन को मुश्किल मुश्किल केसेस में लगाएंगे। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 3 में। देखो, मेथड नंबर 3 की बात अगर हम करें, जैसे मान लो ये कोई एक रिजिड बॉडी है, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम दो पॉइंट पकड़ ले, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, आपको पता है कि एक बॉडी रिजिड तब कहलाता है जब दोनों के बीच का सेपरेशन टाइम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये इधर भाग रही है कुछ v1 से, एंड दिस एंगल इज थीटा या थीटा 1, और इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है v2 एंड दिस एंगल इज थीटा 2, और आप चाहते हो कि दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहे, क्योंकि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी अगर है तो सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, और सेपरेशन कांस्टेंट तब रहेगा व्हेन v1 cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू v2 cos थीटा 2। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे ये तो चलो रिजिड बॉडी है, लेकिन मान लो ये एक रस्सी है, छोटी सी रस्सी है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है इधर v1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v2, एंड दिस एंगल इज थीटा 2 एंड दिस एंगल इज थीटा 1। आप कहते हो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तभी मेंटेन रहेगा जब v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम कहते हैं कि एक बॉडी रिजिड है, तो वो बॉडी रिजिड हो ऐसा जरूरी नहीं है।
रिजिड बॉडी कहने का एक ही मतलब होता है क्या, कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो किसी में भी हो सकता है। तो अभी ये रस्सी भी हमारा रिजिड बॉडी बन गया। कोई भी चीज रिजिड बॉडी बन सकता है। अगर हमको क्या फायदा उठाना है, देखो, अगर हम देख पा रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, तो उस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी या एक्सलरेशन मस्ट बी सेम। बोलो। जब आप इस बात देखो, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताने जा रहे हैं ना, इसका बहुत ज्यादा फायदा हमको लॉज ऑफ मोशन में नहीं मिलेगा। इसका ज्यादा फायदा हमको रोटेशन में मिलने वाला है। तो हम रोटेशन का एक छोटा सा काम यहीं पे आपको करा देते हैं। लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा लेकिन कम काम आता है। तो आओ एक एक करके हम समझाते हैं आपको कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ध्यान से सुनना जरा। सबसे ट्रिकी मेथड यही होता है, इससे ट्रिकी मेथड दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ये एक रिंग है। वैसे रस्सी वाला यानी कि वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन भी अच्छा मेथड है, कोई बुरा मेथड नहीं है वो। बुक वाले से तो लाख गुना अच्छा है। बुक वाला में तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव करते रहो, मालूम जरा गड़बड़ हुआ तो गया। देखो, अब ये क्वेश्चन को आप टेंशन मतलब वर्चुअल वर्क के आइडिया से भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं नहीं। उसे काम करो, उसको पहले ना वर्चुअल वर्क से एक बार कर लो। तो क्वेश्चन हम करवाए नहीं थे मुझे लग रहा है, तो एक बार कर लो आप इसको। दिस एंगल इज थीटा। हम जानना चाहते हैं कि ये अगर वी नॉट से भाग रहा है तो रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी। अब वर्चुअल वर्क का इस्तेमाल करके आंसर निकाल लें, हम इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। वर्चुअल वर्क का इस्तेमाल करके जरा आंसर फाइंड कर लीजिए। रिंग की मजबूरी है कि रिंग तो पोल के अलोंग ही जाएगा। हाँ, तो समझ में अपने को आ रहा है कि जो आएगा वी आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट। तो वी रिंग आ जाएगा वी नॉट बाई कॉस थीटा। करवा दिए थे तो इसलिए हम जान के दोबारा नहीं करवाए हैं, ठीक है ना। देख लो यही आंसर आएगा। लेकिन अब बात, हाँ ये जस्ट आफ्टर द रिलीज है ये, हाँ ये नहीं, ये वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सलरेशन का रिलेशन निकालना चाहते हो तो फिर हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि
कि सिस्टम को जस्ट रिलीज किया गया है, पहले से कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से वेलोसिटी होगी तो फिर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वाले भी हम करवा देंगे, अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं पहले। अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे मेथड नंबर 2। जरा ध्यान से और समझिएगा, बहुत ही ट्रिकी मेथड है। देखो जरा ध्यान से। देखो जरा ध्यान से। अगर इस रस्सी को ध्यान से देखो, तो समझ में आ रहा है कि इतने बड़े रस्सी का लेंथ में कभी भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बोलो। तो अगर इस पूरे रस्सी के लेंथ में कोई बदलाव इस इसके अलोंग नहीं आने वाला है, इसका मतलब रिंग की वेलोसिटी इसके अलोंग और ब्लॉक की वेलोसिटी इस रस्सी के अलोंग, दैट मस्ट बी सेम। अगर मान लो कि इसकी वेलोसिटी रस्सी के अलोंग और इसकी वेलोसिटी रस्सी के अलोंग, अगर ये वाला ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो रस्सी टूट जाएगा। और ये अगर कम हो गया और ये अगर ज्यादा हो गया तो रस्सी स्लैग कर जाएगा। प्रैक्टिकली दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। बोलो हाँ कि ना। और जैसे ये बात लगाए कि एक लाइन में आंसर, रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के अलोंग निकालोगे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वी आर कॉस थीटा होगा। वैसे इस ब्लॉक की वेलोसिटी रस्सी के लेंथ के अलोंग कितनी है? तो वी नॉट ही है, तो बस एक लाइन में आंसर। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि सर आप तो बोल रहे थे कि रिजिड बॉडी होगा तब ऐसा होता है। तो ये रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर रिजिड बॉडी जैसा है, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन रस्सी के लेंथ के अलॉन्ग चेंज नहीं हो रहा है। ये सबसे ट्रिकी तरीका है, इससे ट्रिकी तरीका नहीं हो सकता है। देखो और समझाते हैं। वैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसका ज्यादा एप्लीकेशन आपको रोटेशन में होगा, यहाँ नहीं भी बढ़े तो भी चल जाएगा। वर्चुअल वर्क से हमारा सब काम हो जाने वाला है। देखो, ये एक रॉड है। ये क्वेश्चन हम आपको करवाए भी थे वैसे तो, पहले वाला मेथड से करवाए थे। अब ये वाली वेलोसिटी एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंड अगर मान लो भाग रहा है वीए से, और ये वाला एंड मान लो कि भाग रहा है वीबी से, तो अपने को वीए और वीबी को आपस में रिलेट करना है। दिमाग लगा के दिखाओ जरा मुझे, क्या करोगे? अच्छे से सोच के करना, देखो जो भी करना है। रटा हुआ कुछ हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई प्योर कॉन्सेप्ट नजर आता है कि हाँ सर हम ये करने वाले हैं, पहले मुझे बताओ फिर करना।
हाँ, क्योंकि रॉड है, रॉड तो रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी अगर है तो समझ में आ रहा है कि इस लाइन के अलोंग एकदम समझ में आ रहा है कि भैया इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी एकदम सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हुई तो या तो रॉड का लेंथ अपने को समय के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा, या तो रॉड का लेंथ अपने को पिचकता हुआ नजर आएगा। प्रैक्टिकली दोनों ही पॉसिबल नहीं है मेरे नन्हे मुन्नो। तो ये अगर वी ए है और ये थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये वाला जो आएगा वो आएगा वी ए कॉस थीटा, और ये थीटा है तो समझ में आ रहा है ये आएगा 90 माइनस थीटा। तो वी का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू वी साइन थीटा, क्योंकि रॉड के लेंथ के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब वी ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा। आप देखेंगे आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू वी बी टैन थीटा। याद करो इसको, मेथड नंबर 1 से हम डिराइव किए थे, लेकिन वो काफी लेंदी हो गया था। कुछ याद आ रहा है क्या? लेकिन इस तरह से देखो, एक लाइन में आंसर। चलो और थोड़ा समझाते हैं आओ। ये रिजिड सपोर्ट लगा दिए हैं। ये वाला हम समझाएंगे, हाँ एक बार देखना, एक बार मेरी बात पहले देखो। तो इस तरह का एक रॉड है और ऐसा इंक्लाइन है। हम लोग वैसे इसको मेथड नंबर 2 से कर चुके हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, जरा एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? डायग्राम मेरे से क्या क्या बनाते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। ध्यान से देखना जरा, एकदम अच्छे से पूरा फील आ जाएगा आपको। क्लास में हो सकता है कि हम आपको पूरा फील नहीं दिला पाते, लेकिन यहाँ एकदम फील आ जाएगा। देखो एक लाइन मैंने ना ये ड्रॉ कर दिया है, और एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दिया है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो सेपरेशन है, ये वाला, ये कभी चेंज होगा क्या?
बताओ तो जरा। ये जो डॉटेड लाइन के बीच का मैंने सेपरेशन मार्क कर रखा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हम आपको ना एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं, आप समझ गए तो अच्छा लगेगा मुझे। तो थोड़ा सा कलाकारी करने का हम कोशिश करते हैं। ऐसा डायग्राम है। क्या करते हैं, इस इंक्लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं इंक्लाइन यहां से चल के अब यहां आ गया। ध्यान से देखना। और जो रॉड है, देखो तो। हम क्या करते हैं ना, अभी ये डॉटेड लाइन को हटा देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। इसको भी हटा रहे हैं अभी, हाँ। और डॉटेड लाइन को फिलहाल दूर रखते हैं अभी। डायग्राम ही चेंज हो गया है तो। देखो तो जरा। जिस सेपरेशन की हम बात कर रहे थे, क्या वो सेपरेशन अब इस डायग्राम में चेंज हुआ या नहीं हुआ? अगर आप रियलाइज करो तो अब वो कुछ ऐसा दिखने लगा है आपको। देखो तो। नो सर, यस सर, क्या? हम कह रहे हैं कि ये जो, सुनो, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप ऐसे समझो, सुनो। मान लो ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे ना एकदम फिक्स कर दिया है। एकदम फिक्स कर दिया, वेल्डिंग कर दिया रॉड को। और इस डॉटेड लाइन को सपोज करो मैंने इसके साथ वेल्डिंग कर दिया है। तो अब कहानी यहां से यहां हो गया। तो क्या दोनों के बीच का ये वाला सेपरेशन बदला या नहीं बदला? चेक करके देखो तो। हाँ जी मुस्कान जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्या अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दोनों की वेलोसिटी या दोनों का एक्सलरेशन इस लाइन के अलोंग मस्ट बी सेम? अभी हमने पढ़ा है कि भैया दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन तभी कांस्टेंट रहेगा जब दोनों की वेलोसिटी उसके लाइन जॉइनिंग के अलोंग सेम हो। बस इसी बात का फायदा उठाएंगे। देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस देख लो, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है? इतना माथा पच्ची करे तो यहीं बना देते हैं। तो पहले हम इस रॉड के लिए लिख रहे हैं, तो रॉड का जो एक्सलरेशन है वो है नीचे की तरफ। कितना है? तो वी रॉड। अगर ध्यान से देखो तो इंक्लाइन का जो एक्सलरेशन है वो है, वेलोसिटी है वो है इधर।
कितना है एक्सलरेशन ऑफ इंक्लाइंड, तो या वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड कर दो। आप कह रहे हो कि दोनों की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग, चूंकि इस लाइन के अलोंग सेपरेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इस लाइन के अलोंग दोनों का वेलोसिटी मस्ट बी सेम। बस दिखाई पड़ रहा है, अब तो कुछ है नहीं। ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल भी थीटा होगा। वेलोसिटी ऑफ रॉड का इधर वाला कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रॉड इन कॉस थीटा, और समझ में आ रहा है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा। वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। आप देख सकते हो रिलेशन बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रॉड इज वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड इन tan थीटा। अरे बोल दो। तो लॉजिक जो है ना, उस लॉजिक को ध्यान रखें और इसको लगाएं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ये। चलो एक तो क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये सबसे ट्रिकी तरीका है, इससे कोई ट्रिकी तरीका हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जो जितना ट्रिकी है उसमें सावधानी आपको उतना ही रखना है। थोड़ा भी गलत कॉन्सेप्ट लगा के गया। देखो, दिस एंगल इज थीटा, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। दिस वेलोसिटी इज v1 एंड दिस वेलोसिटी इज v2। मेथड नंबर 3 का इस्तेमाल करके v1 v2 को अच्छे से रिलेट करें, बिना कॉन्सेप्ट के बिल्कुल रिलेट ना करें। आपको लग जाए कि हाँ, हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं एकदम प्रॉपर है तो ठीक है, वरना ना लगाए। कि देखो, 11th में ये सब सीखना था, अब नहीं सीखे हो कोई बात नहीं, अब इसके बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फटाफट ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, रुक जाओ।
देखो, देखो, ये है V1, ये है V2, रिलेट V1 V2। तो यहाँ तो समझ में आ रहा था। एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये, दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा। और गैप कांस्टेंट तभी हम रख पाएंगे जब इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी वगैरह सेम आ जाए। बस लाइन के अलोंग दोनों का कंपोनेंट निकाल के इक्वेट कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो दिखाई पड़ रहा है अपने को कि ये भाग रहा है इधर V1 से, और जो V2 है वो भाग रहा है इधर। बस दोनों का वेलोसिटी ग्रीन लाइन के अलोंग निकाल के इक्वेट कर देना है। तो समझ में आ रहा है, ये अगर थीटा है तो ये अपना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये है V2, यानी V2 cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू V1। तो आंसर। फटाफट ट्राई कर ले। तेरा अगला वाला ट्राई कर लो फटाफट। फाइंड कर लो जल्दी जल्दी।
तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको और दिक्कत नहीं आना चाहिए। कुछ डिलीट करके पढ़ना होता है तो चलो दिक्कत आता है, तो नई बात है तो एकदम कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है अपने को। हाँ सॉरी, मैंने नहीं दिया ना थीटा, तो आप ले लो ऐसे, ये वाला ही थीटा लोगे आप, समझ में आ रहा है मुझे तो। इसी को थीटा ले लेते हैं। तो फिर हम वही करने वाले हैं कि भाई देखो, इस लाइन के अलोंग हम बोलेंगे कि दोनों की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी सेम। बस कुछ नहीं है, दोनों की वेलोसिटी निकाल के इक्वेट कर देंगे, काम बन जाएगा अपना। तो देखो, V2 है इधर, ठीक है, इधर। और जो V1 है अपना, वो है इधर। तो अभी कलर कुछ चेंज कर देते हैं ऐसा। तो समझ में आ रहा है अपने को कि ये वाला एंगल जो बनेगा अपना, वो थीटा बन जाएगा। तो V1 का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा, इधर वाला वो आ जाएगा V1 कॉस थीटा। और V2 का जो उधर वाला कंपोनेंट आने वाला है, वो आ जाएगा V2 साइन थीटा। यानी V1 इज इक्वल टू V2 tan थीटा। एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ वो, ना पड़ेगा। ये ऐसा, देखो ऐसा और ऐसा। कह रहा है ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, और ये एंगल थीटा है, जरा V1 V2 को रिलेट करो। हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, इसमें बहुत बड़ा हिंट एक है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है V1 V2 के वेलोसिटी को आपस में रिलेट करो, कौन किधर जाएगा मुझे नहीं मालूम, आप सोचे। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है।
हाँ जी, आ गया क्या सबका? देखो, हाँ तो इसमें जो मेन जो हिंट पकड़ना था वो ये था, इसकी मजबूरी है कि ये इंक्लाइन के अलोंग ही चल सकता है और किधर चल ही नहीं सकता है ये। मान लो ये इधर भाग रहा होगा, वैसे इधर तो नहीं भाग सकता, उल्टा ही भागेगा वो। मान लो इधर भाग रहा होगा, ऐसे भाग रहा होगा, और टू की मजबूरी है कि वो इधर भागेगा। तो समझ में आ रहा है साफ साफ कि अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, समझ में आता है कि दोनों के बीच का ये वाला सेपरेशन कभी बदलने वाला नहीं है। मतलब दोनों की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग निकाल के हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बस कर देते हैं, आ जाओ। तो अगर ये वाला वेलोसिटी v1 है, समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यानी v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। कितने बच्चों का ये आ गया, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर दो। अब ला देखो, वैसे एक बात ध्यान रखें, आज हम आपको एक असाइनमेंट भेज रहे हैं अभी, तो प्रैक्टिस कर लेना, केवल कंस्ट्रेंट के ऊपर ही है वो। वैसे अभी एक मेथड और बचा हुआ है, तो अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना? भाई देखो, अभी अंतिम मौका है। इतना एफर्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, एग्जाम में आपको कुछ करना है, ठीक है ना? तो आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। 11th में जब फांकी मारे हो तो 11th 12th में तो मेहनत करना ही होगा ना, डबल मेहनत करना होगा, तभी बात बनेगा। चलो, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ें हम बताएं आपको। और ये लो बार कोड जनरेट कर देते हैं।